बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। अब जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगा उनकी ख़ास बात ये है कि इनका ताल्लुक़ एमडी कैट टेस्ट से होगा। एमडी कैट टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजन शामिल होती हैं। बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ज़ूलॉजी और एक बॉटनी। मैं आपसे जो बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक्स एमडी कैट के सिलेबस में शामिल हैं उनको आपसे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और ये जो मेरी वीडियोस होंगे इनमें ना सिर्फ टॉपिक्स होंगे बल्कि उसके साथ साथ एंड ऑफ द वीडियो आप जो हैं क्वेश्चंस भी देख सकेंगे और इन क्वेश्चंस को देन आप अपने तौर पर भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा उसमें इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी आपको बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो एमडी कैट से रिलेटेड है, वो है बायो एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी। अब ये बायो एनर्जेटिक्स है क्या? द स्टडी ऑफ चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी है, ठीक है, आप जानते हैं हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये सब की सब क्या है? एनर्जीज़ हैं, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब जो बायो एनर्जेटिक्स है इसमें जैसा कि आपने नाम से देखा कि लाइफ से रिलेटेड जहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल होता है हम वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि आपने देखा है कि जो सूरज है, सोलर यानी कि सन है, इसमें क्या होता है? हीट होता है। तो ये जो हीट एनर्जी होती है इसको प्लांट्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो एनर्जी होती है जो ग्लूकोज में स्टोर होती है, किस में जाके स्टोर होती है? एक ख़ास किस्म के हाई मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कहते हैं एटीपी और NADPH, और ये मिलकर आगे चल के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है इट इज़ कैपेसिटी टू वर्क, यानी एक ऐसी ये पावर है जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? अपने रोज़मर्रा की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी को कौन इस्तेमाल करता है? एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं बॉटनी की बात कर रहा हूँ तो स्पेशली मेरा जो एम्फेसाइज रहेगा वो प्लांट के हवाले से रहेगा, लेकिन इसमें एनिमल्स भी शामिल हैं, ह्यूमंस भी शामिल हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं। आप सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और जब सेल्स जो होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट में एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक स्टार्च हैं। ये बहुत सारे जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपली लिपिड्स जो हैं वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि DNA और RNA ये भी क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये तमाम जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको एनर्जी चाहिए होती है। किसके लिए? एक तो ब्रेक डाउन के लिए, यानी कि जब ये टूटते हैं तो भी इनको एनर्जी चाहिए होती है, और जब ये बनते हैं तब भी इनको एनर्जी चाहिए होती है। अब ये जो एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। हम बात कर रहे थे कि ये जो एनर्जी की जो फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या जो है वेव एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इनको कौन चेंज कर सकता है इस फॉर्म को? देखिए, ये जो एनर्जी की फॉर्म है इसको कौन चेंज कर सकता है? ठीक है, इनको जो चेंज कर सकता है वो है प्लांट, बैक्टीरिया और एल्गी। तमाम बैक्टीरिया ये काम नहीं करते। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस एनर्जी की फॉर्म को, यानी कि जो सूरज की जो एनर्जी है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, जिसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में।
अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इस एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते? वो हैं जनाब एनिमल्स और ह्यूमंस। अब ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? ये एनर्जी प्लांट्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं एनिमल्स, या बहुत सारे जानवरों को अपना ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं और इस तरीके से वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं या फिर इन एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से इस एनर्जी को हासिल करते हैं, लेकिन ये एनर्जी की फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये सोलर एनर्जी को लें और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये इनमें खसूसियत नहीं पाई जाती। अब ये जो एनर्जी होती है जो कि प्लांट कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? ये एनर्जी स्टोर होती है एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी। ठीक है, ये वहाँ जाके स्टोर होती है। अच्छा, एटीपी का क्या मतलब होता है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है एडेनिन, एक नाइट्रोजन बेस है जो कि डीएनए में मौजूद होती है, राइबोस शुगर है और 3 फास्फोरस। ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एटीपी बनाती हैं। अब एक एटीपी मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो कितने कैलोरीज अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है? ये 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अच्छा जनाब, ये जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है इसमें दो मेन मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है कि एनर्जी का इस्तेमाल होता है और उसके नतीजे में क्या होता है कि ग्लूकोज का कंपाउंड बनते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एटीपीज़ बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसमें भी एटीपीज़ की ज़रूरत होती है और इसी तरीके से आगे चल के जब मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं तो उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए जाता है। तो ये देखा गया है कि रेस्पिरेशन में तकरीबन 36 एटीपी जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके सामने जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है? सारा का सारा एडेनिन है, राइट, यानी कि ये नाइट्रोजन बेस है। और अगर आप ये वाला जो पार्ट देखेंगे ये सब का सब क्या है? राइबोस शुगर है। और अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे जिसमें ट्राइफॉस्फेट होता है, तो अगर आप देखें तो ये पहला फॉस्फेट, सेकंड फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। तो एटीपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एडेनिन, राइबोस शुगर और 3 जो फॉस्फेट है, यानी कि जो 3 जो फॉस्फोरस हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, सो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, राइट। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, राइट। और या फिर हम इसको एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि ये जो एनर्जी होती है, मैंने आपको बताया था ना, सनलाइट बेसिकली क्या हीट एनर्जी है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज में। ठीक है, सो सिंपली ये है कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है कि ये एक वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, या दूसरे अल्फाज में हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है। देखिए, इसमें होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, साथ में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन का जो है वो रिलीज़ होता है। जो फोटोसिंथेसिस है इसमें रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ इक्वेशन में भी शेयर किए थे, एक तो होता है वाटर, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सनलाइट होता है। जो फोटोसिंथेसिस है इसमें कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? इसमें जनाब सबसे जो मेन प्रोडक्ट बनती है वो है ग्लूकोज। जब ये देखें, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, जबकि ऑक्सीजन जो है इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में पानी कहाँ से आता है? पानी जो है वो रूट्स के ज़रिए, ज़मीन में पानी मौजूद होता है, वो रूट्स के ज़रिए कहाँ पे आता है? लीव्स में आता है।
इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के ज़रिए कहाँ पे आती है, लीव्स में आती है। लाइट जो है वो सूरज की रोशनी के ज़रिए जो है उनको प्रोवाइड होती है। अब पिगमेंट्स के हम देखेंगे कि पिगमेंट्स क्या चीज़ होती है। देखें, पिगमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये कलर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लीव्स में भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट आपको कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो आपने कलर देखा है, जो हम सब ने ऑब्जर्व देखा है, वो ग्रीन कलर है। यानी लीव्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो लीव्स को कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। अब पिगमेंट्स की मिसाल कौन सी है, क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटीनाइड्स हैं और फाइकोबिलेंस हैं। ये सब क्या है, पिगमेंट्स हैं। अच्छा, सनलाइट जो होती है जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं, इसको कौन कैप्चर्ड कौन करता है, पिगमेंट्स करते हैं। कौन से पिगमेंट्स करते हैं लीव्स के अंदर, क्लोरोफिल्स और कैरोटीनाइड्स करते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, बी, सी, डी, ई। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर एक और टाइप का क्लोरोफिल होता है जिसको हम क्लोरोबियम भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो क्लोरोफिल एक दो ज़्यादातर जो हम डिस्कस करते हैं अपनी डिस्कशन में, वो क्लोरोफिल ए के बारे में। तो क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। जबकि क्लोरोफिल बी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम भी शामिल है। अब हम चलते हैं कैरोटीनॉइड्स की तरफ। कैरोटीनॉइड्स में अगर आप देखेंगे तो ये कैरोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनका फार्मूला आपके सामने है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसके अलावा इनका जो नॉर्मली ये जो कलर देते हैं कैरोटीन जो हैं, ये कौन सा कलर देते हैं, ऑरेंज रेड देते हैं। अक्सर आपने गाजर में देखा होगा ये कलर। इसी तरीके से जेंथोफिल की हम बात करेंगे, ये भी क्या है, कैरोटीनॉइड्स हैं, और इनमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा कि कैरोटीन और जो कैरोटीनॉइड जेंथोफिल हैं, इनमें जो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जबकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है, जबकि ये जो कलर देते हैं दैट इज़ येलोइश ब्राउन कलर देते हैं। अब आ जाइए एक और पिगमेंट्स जो हैं फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइकोसाइनिन, और ये लिविंग बींग्स में कौन सा कलर देते हैं, पर्पल कलर का था। आप अपने टॉपिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। उनको ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है कि उनमें एक पिगमेंट होता है दैट इज़ फाइकोसाइनिन, जो उनमें कौन सा कलर देता है, उनको ब्लू देता है। ठीक है, जबकि ग्रीन कलर जो है वो उनमें मौजूद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से उनमें ये पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रीन, ये क्या है, ये भी एक पिगमेंट है, और ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, फाइकोबिलेंस जो पिगमेंट्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेड कलर देता है। आपने रेड सी देखा होगा, रेड सी में क्या है, रेड एल्गी होते हैं। रेड एल्गी क्यों है, क्योंकि इनमें फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो एल्गी को रेड कलर देते हैं। ठीक है, एक और बात गौर कीजिएगा कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइकोबिलेंस हैं, उनमें आपको मैग्नीशियम और फाइटॉल जो रिंग्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे, जबकि जो क्लोरोफिल हैं उनमें आपको मैग्नीशियम और फाइटॉल रिंग्स मिलेंगे। तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस में एक और जो डिफरेंस है वो क्या है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और फाइटॉल रिंग्स होते हैं, जबकि कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस में ये एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा आपके सामने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्योंकि ये दो मेजर मॉलिक्यूल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ये इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा क्लोरोफिल की। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, एक मैग्नीशियम मौजूद है और उसके साथ 4 के करीब जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो अटैच्ड हैं, और इन नाइट्रोजन के साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कहलाते हैं पायरोल रिंग। ये दूसरा पायरोल रिंग है, तीसरा पायरोल रिंग है, ये चौथा पायरोल रिंग है। इसके अलावा ये जो पांचवा वाला है जिसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटानॉल रिंग कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्लोरोफिल में इसको हेड कहते हैं, जबकि इसकी जो टेल होती है क्लोरोफिल की, ये आपके सामने क्या है, क्लोरोफिल की टेल है जिसमें तकरीबन 20 कार्बन्स की
चेन होती है, 20 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होते हैं जो उसके साथ मौजूद होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फाइटोल स्ट्रक्चर कहते हैं, फाइटोल साइड चेन कहते हैं। तो ये आपके सामने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है जिसमें मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, देयर आर 4 नाइट्रोजन्स, और हर नाइट्रोजन के साथ एक पायरोल रिंग जो है वो अटैच्ड है, ठीक है, और देयर आर 4 पायरोल रिंग। इसके अलावा जो 5th रिंग है इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेनॉल रिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे हेड ऑफ द क्लोरोफिल। जबकि ये जो आपको 7th पोजीशन पे 20 कार्बन की एक चेन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फाइटोल साइड चेन या फिर टेल कहते हैं। तो ये तो आपके सामने था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जो मैंने डिस्कस किया। तो हम दोबारा से बैक साइड पे चलते हैं कि जनाब जो पोजीशन आर होती है उसके ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है कि मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। जैसा कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये रहा आर ग्रुप जो कि 3rd पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये पहली पोजीशन है और ये जो है जनाब 2nd है। तो 3rd पोजीशन पे क्या होता है, आर लगा हुआ है। आर की जगह आप जो है मिथाइल भी लगा सकते हैं या फिर एल्डिहाइड भी लगा सकते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका मतलब ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, और अगर यहाँ पे जो है CHO है यानी कि एल्डिहाइड अटैच है तो इसका मतलब ये कि ये क्लोरोफिल बी है। इसी तरीके से अगर आप नेचुरल कलर देखेंगे क्लोरोफिल ए का, वो ब्लूइश ग्रीन होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का ऑलिव ग्रीन होता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जब यानी कि लाइट इससे टकराती है और वापस जाती है, जो अमूमन हमें नज़र नहीं आता, दैट इज़ अ रेड कलर, जबकि इसका ब्राउनिश रेड होता है। अच्छा, हमें जो नज़र आती है ना वो ट्रांसमिटेड लाइट का नज़र आती है ज़्यादा। ट्रांसमिटेड लाइट वो होती है जो लाइट पास कर जाती है लीव में से, तो इस वजह से वहाँ पे जो हमें लीव्स का नज़र आता है ग्रीन, क्योंकि क्लोरोफिल ए की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो दे लुक लाइक, जो आपको लीव्स हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आते हैं। जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में अगर आप क्लोरोफिल बी को देखेंगे तो ये आपको येलोइश ग्रीन कलर देता हुआ प्लांट के लीव्स को नज़र आएगा। ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की है। अच्छा, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? जाहिर सी बात है लीव्स में होती है। तो जो लीव्स होते हैं अब हम उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि ये आपके सामने एक लीव है, उसका ट्रांसफर सेक्शन है। ये जो ऊपर की साइड पर आपको लेयर नज़र आ रही है कहलाती क्यूटिकल, और इसके नीचे सेल्स की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और इसके नीचे आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, या फिर यहाँ पे अगर आप देखें ये भी आपको सेल नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और कलेक्टिवली हम इसको कह सकते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं यहीं पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट होता है प्लांट्स में, लीव्स के अंदर। अब प्लांट्स में लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो जो कंडक्ट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है जनाब क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ देखें ये इसकी क्या है, सारी की सारी आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। फिर उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये सब के सब क्या है, थाइलेक्वाइड्स हैं। ये थाइलेक्वाइड्स जब एक स्टैक की सूरत में आपको अरेंज हुए नज़र आते हैं, और इनको फिर हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो थाइलेक्वाइड्स होती हैं इनकी जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा पार्ट आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर में, ये सब का सब क्या है, स्ट्रोमा पार्ट है जो कि एक्वेशियस होता है, यानी कि इसमें पानी जो होता है फिल्ड होता है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और बारीक बीनी से देखें तो ये आपके सामने जो थाइलेक्वाइड है जो कि स्टैक की सूरत में मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जैसे यहाँ भी मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। लेकिन अब ये जो थाइलेक्वाइड्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, अल्यूमिन कहते हैं। ये तमाम स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जब हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दो इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरोफिल ए जो है ना वो एब्जॉर्प्शन देता है, इसकी जो पीक होती है वो होती है 430, यानी जो ब्लू है क्लोरोफिल ब्लू रीजन जो है क्लोरोफिल का वो कौन से वेवलेंथ में आता है, 430, जबकि इसका जो रेड रीजन है वो किस में आता है, 662, यानी कि यहाँ आपको क्लोरोफिल बी का
रेड क्लोरोफिल ए का आपको रेड रीजन नज़र आएगा। इसी तरीके से हम क्लोरोफिल बी को देखते हैं। तो क्लोरोफिल बी में अगर आप देखें तो जो पीक है वो आपको 453 जो नैनोमीटर है वहाँ पे ब्लू रीजन में नज़र आएगा, जबकि रेड रीजन जो है वो आपको 642 जो रीजन है यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। देन उसके बाद जो वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा उसमें उनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपसे शेयर करूँगा। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।